हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महा मैराथन क्लास है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं आंसर के साथ बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, ऐसे में आप 12th केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ाइए। तो देखिए 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, इसमें टोटल 8 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और ऐसा वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा, सुनहरा मौका हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा सभी को ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न मैं बताने वाला हूं चैप्टर 9 से 13 तक, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न ही सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो पहले इनको पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से चैप्टर होंगे जिनके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहले चैप्टर को जानिए। देखिए सबसे पहला 9 नंबर चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर 10 नंबर है अल्कोहल फिनोल ईथर, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर 11 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर 12 नंबर है एमीन, इसके पढ़ेंगे और जैव अणु के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 5 चैप्टर टोटल हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13। तो ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो लाता रहूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अब देखिए स्टूडेंट, जो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। देखिए C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। देखिए आपको C4H9Br दिया गया है, ठीक है। इस यौगिक के सभी समावयवी लिखना है। अब समावयवी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका जो संरचना, इसका जो अणुसूत्र है वो समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। यानी कि इसी फॉर्मूले को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी कई संरचना, हम इसी फॉर्मूले से कई संरचना बना सकते हैं, इसी अणुसूत्र से, उसी को हम कहेंगे समावयवी। तो सबसे पहले इसका पित्र हाइड्रोकार्बन आपको पता होना चाहिए। देखिए हम यहां पर लिखेंगे C4H9Br, ठीक है। एक संतृप्त यौगिक है, ये एक संतृप्त यौगिक है, ठीक है, संतृप्त यौगिक है, ठीक है। क्यों यौगिक है संतृप्त? क्योंकि इसका पित्र हाइड्रोकार्बन क्या है बताइए? इसका पित्र हाइड्रोकार्बन क्या होगा? देखिए C4H9Br है, तो यहां से एक H को हटाकर Br लगा दिया गया है, तो इसका जो पित्र हाइड्रोकार्बन होगा वो C4H10 होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके समावयवी लिखते हैं। क्यों C4H10 है? क्योंकि देखिए यहां से एक H को हटाकर यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, ठीक है, C4H9Br। तो ये जो C4H10 होगा ये इसका पित्र हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि पिता है, इसी से ये उत्पन्न हुआ है, जनक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए इसके समावयवी लिखते हैं। इसके समावयवी निम्न है, इसके समावयवी निम्न है। देखिए समावयवी जब भी आप बनाए ना, जब भी आप इसकी संरचनाएं बनाएं तो इसका अणुसूत्र समान होना चाहिए। तो पहला समावयवी देखिए क्या है, यहां पर लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने इसी फॉर्मूले का एक और संरचना बना दिया है। अब देखिए इसमें जितने कार्बन है उतने इसमें भी होंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 9 है इसमें। देखिए 3 2 5 2 6 2 8, ठीक है, और 1 9। देखिए 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, हो गए। उसके बाद Br 1 है, इसमें भी Br 1 है। देखिए इसका अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। अब आप लोग कहेंगे इसका नाम बताइए। देखिए यहां पर इधर से गिनती करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 कार्बन, इसको 3 कार्बन, इसको 4 कार्बन। ऐसा लिखना नहीं है आपको, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए 1 पर ब्रोमो लगा है, यानी कि Br लगा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 ब्रोमो,
1 ब्रोमो। अब देखिए कार्बन कितना है यहाँ पर, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ऐसे गिनते हैं ना, एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ऐसे से लिखते हैं हम। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा ये ब्यूटेन। ये पहला समावयवी होगा, क्योंकि हमें कई समावयवी लिखने हैं। तो दूसरा आप देखते हैं, दूसरा यहां पर संरचना हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे देखिए। यहां पर उसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, CH3 CH2 CH, ऊपर लिखेंगे Br, ठीक है, नीचे लिख देंगे CH3। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए इस साइड से अगर देखा जाए तो जो Br है ये नजदीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये दूसरे कार्बन पर Br लिखा है। तो देखिए यहां पर पहले पर था तो 1 ब्रोमो था, यहां पर दूसरे पर है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखिए इतनी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो देखिए इसमें भी कार्बन कितना है, 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 3 9 है, Br है, उतने ही सेम यही फॉर्मूला सब में आएगा, क्योंकि समावयवी है। इसका जो अणुसूत्र है वो समान होगा, संरचना सूत्र केवल भिन्न भिन्न होगा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा भी हम लिख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ब्लैक से मैं लिख रहा हूं, आप लोग वहां पर ब्लू से लिखिएगा, CH3 CH, यहां पर अब हम यहां पर CH3 लिख देंगे, ठीक है, CH3 CH2 Br। देखिए इसमें भी उतने कार्बन होंगे, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 2 9 Br है, ठीक है, वही फॉर्मूला C4H9Br, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 1 पर ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो लिख देंगे, ठीक है, 1 ब्रोमो लिख देंगे। अब देखिए 2 पर मेथिल लगा है, दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर देखिए मेथिल लगा है, ये मेथिल है CH3, तो 2 मेथिल कर देंगे, 2 मेथिल। अब देखिए क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि यहां पर मेथिल ऊपर हो गया है, देखिए प्रोपेन हो गया, बस हो गया, ये तीसरा भी हो गया। एक और लिख देते हैं समावयवी, उसको ध्यान से समझिएगा, चौथा समावयवी, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए CH3 Br, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए यहां पर इसका नाम जब हमें लिखना होगा तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए यहां पर जितने भी कार्बन है, इधर से भी ये नजदीक है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे से हम कर देंगे। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो। देखिए दूसरे कार्बन पर ये ब्रोमो रखा है, ठीक है, चाहे आप इधर से कीजिए नंबरिंग 1 2 3, चाहे इधर से कीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, दूसरे पर ब्रोमो भी लगा है, दूसरे पर मेथिल भी लगा है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल। देखिए ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, 2 ब्रोमो, ये दूसरे पर ब्रोमो लगा है, देखिए ब्रोमो है, 2 मेथिल, ये दूसरे पर मेथिल भी लगा है, ठीक है, इधर मेथिल लगा, इधर ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये मेथ एथ प्रोपेन, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो ये आपका हो जाएगा चौथा। तो ऐसे समावयवी को हम लिखते हैं, समावयवी में क्या लिखेंगे, संरचना सूत्र अलग अलग होगा और इसका अणुसूत्र समान होगा, ठीक है, बस यही होगा समावयवी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, कुछ इस प्रकार से आएगा, 4 नंबर वाले लघुत्तरीय में। देखिए राइमर टीमन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, उड्स अपक्रिया, ये सब नेम रिएक्शन है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन आती हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है, तो इनको पढ़कर जाइएगा। देखिए पहला है राइमर टीमन अपक्रिया, इसमें होता क्या है, देखिए जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, जिसे हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। ये अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि राइमर टीमन अपक्रिया में क्या होता है, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक
KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस सैलिसल्डिहाइड को हम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। यह अपक्रिया राइमर-टीमन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए इसका हम रिएक्शन लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए एक बेंजीन रिंग हम ले लेते हैं, फिनॉल, मतलब फिनॉल का तो आप लोगों को पता होगा फिनॉल कैसे बनाते हैं जी। एक अच्छा सा फिनॉल हम बना देंगे। अब फिनॉल अच्छा सा ही बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे, इसके ऊपर OH लगा देंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH, ये आपका फिनॉल होता है। इसकी अपक्रिया किससे करानी है? देखिए इसकी अपक्रिया हमें करानी है KOH के साथ और एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो इसकी अपक्रिया हम पहले KOH के साथ करा देंगे, ठीक है, और करा देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिए। तो बताया गया है क्या बनेगा, वो भी बता दिया गया, तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर OH लगा देंगे और साइड में CHO हो जाएगा। अब ये इसको कहेंगे हम लोग सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, प्लस बनेगा 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देखिए, यहां पर K कितना है, 3 है, यहां पर सिर्फ एक ही है तो 3 कर देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है। देखिए यहां पर बेंजीन है, एक CHO यहां से हमने ले लिया, फिर यहां पर बचा क्या 3KCl। देखिए यहां पर 3K है और Cl3 है तो 3KCl ये हो जाएगा, 3H2O हमारा बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3H2O, क्योंकि देखिए यहां पर H कितना है 2, यहां से एक ले लेंगे 3H हो गया। ठीक है, और 2O H2 हो गया, H2 हमें 6 करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर 3H ऑलरेडी है, ये 4 हो गया। ठीक है, यहां से H का विस्थापन होगा क्योंकि CHO जुड़ गया है। ठीक है, तो यहां से टोटल हमारा 3H2O ये बन जाएगा। तो ये हमारा होगा राइमर-टीमन अपक्रिया। यहां पर नाम दे देते हैं, इनका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इनका? फिनॉल। ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। नाम मैं कोई कोई लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, बस हो गया। तो यही आपको कराना था कि जब फिनॉल की अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। यही है राइमर-टीमन अपक्रिया। इतना समझना होगा आपको तभी काम चलेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तीनों को हम पढ़ेंगे। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है। देखिए जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अपक्रिया द्वारा तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जब आप क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया एनिलीन और KOH के साथ कराएंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो ये अपक्रिया आपकी कहलाती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, समझ में आया क्या क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, एनिलीन के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो अपक्रिया तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल रिएक्शन देखेंगे समझ में आ जाएगा। रिएक्शन समझिए, देखिए किसकी किसकी अपक्रिया? क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। इसकी अपक्रिया कराएंगे हम KOH से और किससे कराएंगे? एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। ये होता है एनिलीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा C6H5NH2 या फिर इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए एक बेंजीन रिंग बनाइए, ऊपर NH2 लगा दीजिए तो बनेगा क्या? देखिए यहां पर बनेगा C6H5। देखिए NC, यहां से N ले लेंगे, एक C ले लेंगे, ये हमारा बन जाएगा। प्लस बनेगा 3KCl और प्लस हमारा बनेगा 3H2O। ठीक है, यानी कि जब हम क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो अपक्रिया तीव्र युक्त एक पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाएगी। ये C6H5NC जो है ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो ये बनाएगी, इसी को हम कहेंगे कार्बिल एमीन अपक्रिया। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखिए इधर K कितना है? 1, इधर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, बस ये बैलेंस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो चुका है। तो इसको नाम दे देंगे, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। इसे हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। इन सबको जानते हुए ये है भैया एनिलीन
एनिलीन ला पर बड़ी का मात्रा देगा, ठीक है, एनिलीन, ये आपका एनिलीन हो गया। ये क्या है, C6H5NC, यही तो मेन है, ये आपका प्रोडक्ट है, इसको हम लिखेंगे फेनिल, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये हमारा बन गया, बस हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र युक्त गंधयुक्त एक पदार्थ मिलता है जिसे कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान ये दीजिएगा कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आप गलती करके चले आए, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आपको बैलेंस करना आना चाहिए, संतुलित कैसे करें। तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए तीसरा रिएक्शन जो हमारा है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो इसको भी देखते हैं। देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है ये भी जानिए। देखिए जब एरिल हैलाइड का मतलब जैसे एल्किल हैलाइड में हम लेते थे CH3Br CH3Cl, ऐसे एरिल में हम क्या लेंगे, बेंजीन रिंग वाला C6H5Br, ठीक है, या C6H5Cl, इस प्रकार से। तो जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अपघृत किया जाता है तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसमें क्या था, जो आपका वुड्स अभिक्रिया था, वुड्स अभिक्रिया भी आपने पढ़ा होगा, उसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ हम अपघृत करते थे, ठीक है। इसमें एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ, दोनों के साथ हम सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर, मतलब सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे देखिए रिएक्शन समझिए, समझ लेंगे आप, ठीक है। रिएक्शन तो एल्किल हैलाइड में जो होता है वो एल्किल के साथ हैलाइड जुड़ा होता है, एरिल हैलाइड में एरिल के साथ, ठीक है। तो यहां पर एरिल हैलाइड जो होगा उसका एग्जांपल लेंगे C6H5Br, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, देखिए इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, एल्किल हैलाइड भी हमारे पास रहेगा, तो एल्किल हैलाइड में हम क्या लिख देते हैं, देखिए CH3Br, ये एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड ये है, ये एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम से। देखिए जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अपघृत किया जाता है तो यहां पर सोडियम ले लेंगे, तो सोडियम हमारा होगा ये, ठीक है। इनको हम जब गर्म करेंगे, ऊपर क्या लेंगे, ऊपर ध्यान रखिएगा शुष्क ईथर, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा बन जाएगा C6H5, ये C6H5 हो गया, यहां से CH3 ले लेंगे, CH3 प्लस, देखिए यहां पर Br बचा, यहां पर Br बचा, यहां पर Na बचा, तो Na के जगह पर यहां पर बन जाएगा 2NaBr। अब देखिए Br तो 2 है लेकिन Na 2 है, Na 1 ही है तो 2 कर देंगे इसको, ठीक है, बस हो गया। तो जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अपघृत करते हैं तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है। तो ये हमें मिलता है, इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। इसमें एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और सोडियम तीनों को लेंगे। समझ में आ गया, ये भी बहुत सिंपल से हैं, समझना होगा नहीं तो प्रॉब्लम आगे चलकर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, हमारे 9 चैप्टर जो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन थे, इनसे ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे 10 चैप्टर जो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। चलिए उसके क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन, ल्यूकास परीक्षण क्या है, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, चाहे नोट कर लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, एल्कोहलों की पहचान करने में हम करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट इज टर्सरी अल्कोहल एंड व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल, तीनों में हम विभेद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है, पहले देखिए यह प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। विभेद का मतलब अंतर करने की, कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए ये भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के घोल को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है, ठीक है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिसमें धुंधलापन उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की
अत्यंत सरल विधि है। दूसरी कंडीशन, यह भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। अगर किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अब इसमें धुंधलापन उत्पन्न होता है, तो प्राथमिक अल्कोहल कब धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, द्वितीयक कब करेंगे, तृतीयक कब करेंगे, इसी प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम अल्कोहल, यहां पर अल्कोहल ले लेंगे, रिएक्शन देख रहे हैं, एक अल्कोहल ले लेते हैं ROH। आर क्या है, आर का मतलब एल्किल, ठीक है, कोई भी अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं, प्लस यहां पर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, निर्जल सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से। तो पहले HCl से करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ZnCl2। तो ऊपर लिख देंगे ZnCl2, ZnCl2। तो बनेगा क्या, देखिए यहां से R हम ले लेंगे और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो RCl बनेगा, प्लस देखिए H मिलकर H2 कर देंगे और वो रहेगा H2O बन गया, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, इसका नाम होगा एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड। ये भैया हमारे हैं अल्कोहल, अल्कोहल, और इसको हम लेंगे सांद्र, HCl को सांद्र लेंगे, तनु आ जाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, और जब एल्किल क्लोराइड बनता है तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब धुंधलापन कैसे उत्पन्न होगा, तीनों में विभेद कैसे होगा, देखिए सबसे पहली चीज, कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर यहां पर हम अल्कोहल की जगह पर तृतीयक अल्कोहल ले लें, यानी कि टर्सरी अल्कोहल ले लें, तो जो धुंधलापन होगा वो तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा और तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। अगर द्वितीयक अल्कोहल लेंगे, देखिए कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल जो होंगे वो जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करेंगे तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, ये डिफरेंस है। और कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल जो होगा वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऐसे हम अंतर बता सकते हैं कि अगर हम तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम द्वितीयक अल्कोहल का कराएंगे तो 5 मिनट या 10 मिनट बाद उत्पन्न होगा। अगर प्राथमिक से कराएंगे तो उत्पन्न ही नहीं होगा धुंधलापन। बस इसी से हम अंतर निकाल लेते हैं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, ठीक है। ऐसे हम जान जाएंगे तो समझ में आएगा ल्यूकास अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। परकिन अपक्रिया, बेंजोइन संघनन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टिप्पणी करना सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और नेम्ड रिएक्शन पर, जैसे परकिन अपक्रिया, बेंजोइन संघनन, इन सबको पढ़कर जाइएगा, लिखित दे देता हूं मैं, ठीक है, आएगी ये सब, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए परकिन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल, ठीक है, अब एलिफैटिक अम्ल का मतलब क्या होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त कोई अम्ल हो, ठीक है, एलिफैटिक अम्ल, ठीक है, उसके सोडियम लवण की उपस्थिति में उस अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर असंतृप्त अम्ल बनता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जब हम बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा। यही है परकिन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के साथ सोडियम लवण की उपस्थिति में उस अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो असंतृप्त अम्ल बनेगा। यही आपका परकिन अभिक्रिया। ये तो एक एग्जांपल है कि जब बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन यहां पर हेडिंग डालेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। तो पहले बेंजल्डिहाइड का फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है C6H5CHO, ठीक है, क्या होता है C6H5CHO। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है हमें, देखिए निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, तो ऊपर ऐसे कर देंगे। किसकी उपस्थिति में करानी है, सोडियम एसीटेट CH3COONA की उपस्थिति में, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सिनेमिक अम्ल बनेगा जिसका फार्मूला होता है
C6H5CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CHCOOH, ये बनेगा। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को कहेंगे परकिन अभिक्रिया। देखिए, हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, तो सिनेमिक अम्ल बना है। ठीक है, बस यही हो जाएगा परकिन अभिक्रिया। इनका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इनका? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इस भाई साहब का नाम है, बगल वाले का जो साइड में पड़ोसी है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और जो साइड में भैया बने हैं सिनेमिक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बस हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे परकिन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें मैंने बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया, तो सिनेमिक अम्ल बना। बस ये हो गया परकिन अभिक्रिया। हो गया, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन था उसको देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है बेंजोइन संघनन। ये क्या होता है भैया? इसको भी जानना जरूरी है। सबको जानेंगे, सबको छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए बेंजोइन संघनन का क्या होता है? जब बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजोइन बनता है। यानी कि बेंजोइन संघनन में क्या होता है? बेंजोइन बनता है। अगर आप बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करेंगे तो बेंजोइन बनेगा। इसी को बोलते हैं बेंजोइन संघनन। जैसे देखिए, रिएक्शन समझते हैं हम। रिएक्शन के बिना कुछ होगा नहीं। केमिस्ट्री में रिएक्शन के बिना आप केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। विदाउट रिएक्शन नो केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर हम बेंजल्डिहाइड लेंगे C6H5CHO। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 अणु। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे मेरे दोस्त? इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे किससे? केशियन से, पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, गर्म करेंगे इसके साथ इसको। ये देखिए क्या लिखा है? एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, इसके साथ हम रिफ्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या? C6H5CHOH CO C6H5। पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये इसी को इस तरह लिख दिया गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा बेंजोइन संघनन। ठीक है, ये क्या बना है? इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइन। तो बस हो गया बेंजोइन। ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो बेंजोइन बनता है। ये बेंजोइन का फॉर्मूला आप समझ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये हमारे एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या इस प्रकार से भी आ सकता है, स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और लघु उत्तरीय में भी। देखिए, स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको पहले बताना स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा हम एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, फिर एथिलेमीन की एसिटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का लिखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्मिट अभिक्रिया होता क्या। तो देखिए सिंपल सा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपेआनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनती है। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्मिट अभिक्रिया। वैसे स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमारा एमीन बनेगा। इसी को हम स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहां पर एथिलेमीन बनाना है तो प्रोपेनिक अम्ल के साथ कराएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर लिख देंगे रिएक्शन, बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रोपेनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5COOH। ठीक है, ये प्रोपेनिक अम्ल है। ठीक है, इसमें CH3COOH होता तो एस्टिक अम्ल होता। इसकी अभिक्रिया N3H से कराएंगे। ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी बताया गया है। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 ठीक है की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा क्या? देखिए यहां पर हमारा बन जाएगा C2H5। ठीक है, C2H5 हमारा हो गया। यहां से N
एच, देखिए एन एक ले लेंगे एन हो गया, यहां से एक एच ले लेंगे, यहां से एक एच ले लेंगे तो NH2 हो गया, प्लस क्या बचा, देखिए यहां पर COO बचा, इसको लिख देंगे CO2। अब देखिए यहां से एक एन हमने ले लिया है, अभी दो है तो यहां पर N2 हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, प्रोपेनिक अम्ल से एथिल एमीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेओनिक अम्ल, ठीक है। इसकी क्रिया हमने कराई थी हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो इसका नाम लिख देंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। इसकी क्रिया करा दी तो बना क्या था हमारा, एथिल एमीन, इसका नाम लिख देंगे एथिल एमीन, ठीक है। ये हो गया। तो हमने बताया आपको कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपेनिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो एथिलेमीन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इसमें अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखे, तो हमने लिख दिया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, देखिए एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया को भी लिखना है, तो उसको भी लिखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, फिर हम पढ़ेंगे एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया, यानी कि एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, जो एथिलेमीन है उसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा। देखिए एथिलेमीन एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके सिफ बेस बनाती है। सिफ बेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाएंगे। सिफ क्षारक इसको कहते हैं, या इसका नाम है एथिलीडोन एथिलेमीन, थोड़ा हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम एसिटाल्डिहाइड की अपक्रिया, एथिलेमीन की अपक्रिया C2H5NH2, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए जब इसकी अपक्रिया हमने कराई तो बनेगा क्या, अब बनेगा ऐसा यौगिक बनेगा जिसका नाम है CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5, इसका नाम है एथिलीडोन एथिलेमीन, इसको हम बोलते हैं सिफ क्षारक, ठीक है, सिफ बेस इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, इनका नाम है एथिलेमीन, इसका नाम है एथिलेमीन, एथिल एमीन, ठीक है। इनका भाई साहब का नाम है एसिटाल्डिहाइड, क्या नाम है इनका, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। दोनों की अपक्रिया हमने कराई तो इनका ये बना क्या, देखिए नाम बड़ा है काम बड़ा है, एथिलीडोन एथिल एमीन, ठीक है। या इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं, वो है सिफ क्षारक या सिफ बेस भी कहते हैं, सिफ क्षारक, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या था, एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, जब हम एथिलेमीन की अपक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो एथिलीडोन एथिलेमीन बनता है, जिसको हम सिफ क्षारक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए चाहे जो कीजिए, लेकिन ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, अभी हमें एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करानी है तो क्या बनेगा। देखिए एथिलेमीन में ठंडा या तन HCl डालकर सोडियम नाइट्राइट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है, यानी कि जब हम एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एथिल एल्कोहल बनेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन भी निकलेगी बुदबुदाहट के साथ, ठीक है। तो यहां पर हम रिएक्शन देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, एथिलेमीन C2H5NH2, इसकी अपक्रिया हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल से HNO2 से, ठीक है। ये नाइट्रस अम्ल है, हमने अपक्रिया करा दिया, ठीक है। देखिए इसके ऊपर क्या लेंगे, ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर लेंगे NaNC2 प्लस HCl, ये क्या है NaNC2, देखिए सोडियम नाइट्राइट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ, देखिए तनु HCl, मैंने यहां पर तन HCl और सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, क्या है सोडियम नाइट्राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम विलयन डालेंगे, देखिए क्या है, एथिलेमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है, इसको कर देंगे NaNO2, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर हमारा बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 और प्लस H2O,
ठीक है। पहले बनेगा C2H5OH, C2H5 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से एक O ले लेंगे, यहाँ से H ले लेंगे, ठीक है। फिर हमारा बचेगा क्या, N और N, N2 बचेगा, यहाँ से H और H, H2 और O, H2O बचेगा, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बनता है, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम है एथिलेमीन, एथिल एमीन। इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। इनका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि जब एथिलेमीन में ठंडा NaHCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन मिलाते हैं, डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और अल्कोहल बनता है। देखिए यहां से तेजी के साथ N2 गैस निकल रही है, अब आप लोग देख तो पाएंगे नहीं, ठीक है, और एथिल अल्कोहल बनता है। इसी को हम बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की बुदबुदाहट निकलेगी और एथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये आपका हो गया, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे लास्ट चैप्टर से होगा, जो है जैव अणु, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि ग्लूकोज का हम ऑक्सीकरण कैसे करें, इसकी टिप्पणी लिखनी है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम दो प्रकार से करेंगे इसमें, एक ब्रोमीन जल द्वारा और एक नाइट्रिक अम्ल द्वारा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण ग्लूकोज का। देखिए ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन या अन्य ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन, ठीक है, या अन्य मृद ऑक्सीकारक जो होता है, कुछ भी ले लीजिए, वो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए यहां पर देखिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CHO, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। दूसरी तरह से आप C6H12O6 तो जानते ही होंगे, तो ये दूसरी तरह से लिख दिया मैंने, H का होल 4 CH2OH, ठीक है, ये ग्लूकोज ही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका ऑक्सीकरण हम कराएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, यहां पर ऊपर लिख देंगे O, ब्रोमीन जल के द्वारा Br2 प्लस H2O के द्वारा इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे। तो बनेगा क्या, देखिए यहां पर बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग सेम ही होगा, केवल यहां पर आपको CHO की जगह पर COOH लिख देना है, बाकी सेम रहेगा, CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। बस सिंपल सा है। तो जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल, इसको Br2 कर दीजिएगा, Br2, सॉरी यहां पर गलती हुई, तो Br2 यानी कि ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं। देखिए ऊपर लिखा है ब्रोमीन जल या आयोडीन, ठीक है, तो ब्रोमीन जल मैंने ले लिया। जब कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ये ग्लूकोनिक अम्ल है। ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल में ज्यादा अंतर नहीं है, ऊपर CHO है यहाँ पर ग्लूकोज में, यहाँ पर COOH है ग्लूकोनिक अम्ल में, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ये भैया हो जाएंगे ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ये हो गया ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण। दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भी पता है आप लोगों को। तो देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं अन्य प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूसैकेरिक अम्ल यानी कि ग्लूकैरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। अगर आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल द्वारा करेंगे तो ग्लूकोसैरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ग्लूकोसैकेरिक अम्ल, या इसी को ग्लूकैरिक अम्ल भी कहते हैं। तो फिर देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं CHO, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, सॉरी यहां पर मैं नीचे कर देता हूं, सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे और लिखेंगे CHOH का होल 4, ठीक है, और नीचे लिख देंगे CH2OH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण हम कराएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण यहां पर 3O कर देंगे, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो HNO3 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां पर भी लगभग वैसे रहेगा COOH, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हम लिखेंगे CHOH का होल 4। देखिए इस बॉन्ड के नीचे कार्बन होना चाहिए, ठीक है, अगर मान लीजिए गलती हो गई हो तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। अब यहां पर CH2OH की जगह पर COOH हो जाएगा, ठीक है, बस ये हो गया और जल हमारा बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। नाम देंगे तो नाम क्या होगा, इसका नाम है ग्लूकोज। सभी को पता है, बहुत सारे लोग कभी कभी पीते भी होंगे गर्मियों में। इसका नाम है ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, सेकेरिक अम्ल या ग्लूकैरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो ग्लूकोसेकेरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का 2 प्रकार से ऑक्सीकरण करना मैंने बता दिया, टिप्पणी हो गया, नंबर क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जो हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अगर हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ना पढ़ें, डीएनए के बारे में जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, तो बेकार है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, देखिए न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल वे अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के नाभिक में, जो हमारे अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन तथा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पता है डीएनए और आरएनए, सभी को पता है। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए बोलते हैं। सेकंड है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए बोलते हैं। देखिए चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे बहुलक में था, ठीक है, तो ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसके मुख्य कार्य, न्यूक्लिक अम्लों के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। पहला, डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। यानी कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। अगर मान लीजिए कोई लड़का अपने पिता से खो जाता है, ठीक है, और बाद में मिलता है, और वो लड़का, वो पिता अपने लड़के को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो उसके डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। और डीएनए टेस्ट में दोनों का अगर वो उसी का बच्चा होगा तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, तो उससे पहचान हो जाएगी। दूसरी चीज, कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। अब दूसरी चीज देखिए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। यानी कि दूसरा जो वर्क है वो प्रोटीन का संश्लेषण है, ठीक है। जैसे आरएनए जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा कार्य करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण भी का भी कार्य करता है। जो हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको भी ये संश्लेषित करता है। आगे देखिए, वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो आरएनए होता है, लेकिन डीएनए जो है ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, और डीएनए जो है वो विशेष प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो संदेश का कार्य करता है वो डीएनए ही करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड एंड उसके फंक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। अब बहुत सारे मैंने देखा है कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए भी करता है। बहुत सारे वायरसेस हैं, ठीक है, तो वो भी आपको जानना है यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए दोनों के बारे में हमने जान लिया कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। और डीएनए में देखिए क्या होता है, डीएनए में मैंने बताया था एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये पाए जाते हैं, ठीक है। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। डीएनए में क्या क्या पाए जाएंगे, जो नाइट्रोजनी क्षार होंगे वो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। आरएनए में क्या पाया जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में जो है थाइमिन नहीं पाया जाता, ठीक है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये शायद बायोलॉजी में भी आता है एंड केमिस्ट्री में भी आता है, क्योंकि हम जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायो में तो ज्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए।
यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए डीएनए इधर मैं साइड में लिखूंगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इस साइड में मैं लिखूंगा आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, सबसे पहले नाम से स्पष्ट है, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, सबसे पहली चीज। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फर्स्ट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाएगी और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाएगी, ठीक है। दूसरा, डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, यानी कि डीएनए में क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन चारों पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडिन क्षारक के रूप में होते हैं, यानी कि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, उसके जगह पर यूरेसिल पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, यानी कि डीएनए जो होता है वो हेलिक्स टाइप का होता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक है। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, यानी कि ये द्विकुंडलित होगा, आरएनए एक कुंडलित होगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है, ठीक है। यानी कि डीएनए के जो अणु होंगे वो काफी विशाल होते हैं, समझ में आया। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। ये फोर्थ डिफरेंस था। तो ये थी कुछ संरचनात्मक अंतर, यानी कि संरचनाओं में इनके क्या डिफरेंस होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रियात्मक अंतर में क्या होगा, जैसे ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, तो देखिए क्रियात्मक अंतर, क्योंकि दोनों हमें लिखना था, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक डिफरेंस लिखिए। तो देखिए डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है, यानी कि डीएनए में रेप्लिकेशन का गुण होता है। एक डीएनए से 2 डीएनए, 4 डीएनए, 10 डीएनए ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। बट आरएनए में सामान्यतया प्रतिकरण नहीं करते, आरएनए में ये गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही होता है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कार्य में अगर देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, आरएनए रेप्लिकेशन नहीं करता। डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, ये इसका कार्य है, और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये इसका कार्य है। तो ये थे आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर बताया चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक, ठीक है। इसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस थे। अब इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो आपके लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल से सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।